चीफ अब लाजमन इमरान और उसके साथी ब्लू बॉक्स का रुख करेंगे, हेनरी ने कहा। नहीं नहीं, उन्हें कहीं से भी ये मालूम नहीं हो सकता कि पुर्जा और साइंसदान को ब्लू बॉक्स भिजवाया गया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कामबानों की रेड ज़ीरो लेबॉर्ट्री पर हमला करेंगे, सर हेनरी ने जवाब देते हुए कहा। चीफ, क्या बॉस मर्फी को मालूम नहीं था कि मिशन अब ब्लू बॉक्स में मुकम्मल किया जा रहा है? हेनरी ने कहा। ओह हाँ, उसे तो मालूम था। तो तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने मर्फी से पूछ लिया होगा। वैसे ये सब है तो नाकाबिले यकीन। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर में मक्खी दाखिल नहीं हो सकती थी, फिर ये लोग कैसे वहाँ दाखिल हो गए? और उन्होंने मर्फी और उसके साथियों को हलाक करके ऑपरेशनल हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया, सर हेनरी ने यकलख्त इंतहाई झल्लाए हुए लहजे में कहा। चीफ, जहाँ तक मैंने तहकीकात कराई हैं, ये लोग गटर लाइन के ज़रिए अंदर दाखिल हुए और फिर सारी कार्रवाई करके गटर लाइन के ज़रिए वापस निकल गए और उन्होंने असलहे के स्टोर में वायरलेस डिचार्ज बम नस्ब करके बाहर निकलकर उसे चार्ज कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरा ऑपरेशनल हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। हेनरी ने तफसील बताते हुए कहा। तो ये बात है, तो फिर मुझे सोचना होगा कि ब्लू बॉक्स किस तरह हिफाजत की जाए। ये तो वाकई इंतहाई खतरनाक तरीन लोग हैं, सर हेनरी ने तेज़ लहजे में कहा। चीफ, टॉप सेक्शन का वास्ता आज तक उन लोगों से नहीं हो चुका, जबकि मैं ब्लैक एजेंसी और दूसरी एजेंसियों में काम करते हुए बेशुमार बार उनसे टकरा भी चुका हूँ और कई केसेस में उनके साथ मिलकर भी काम कर चुका हूँ। मुझे उन लोगों के काम करने का अंदाज और उनकी नफ्सियात का इल्म है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप फौरी फैसला करें, वरना देर हो जाने की सूरत में जिस तरह ऑपरेशनल हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, ये लोग ब्लू बॉक्स लेबॉर्ट्री को भी तबाह कर देंगे, हेनरी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि ब्लू बॉक्स की हिफाजत ए सेक्शन के ज़िम्मे लगा दी जाए और टॉप सेक्शन को वापस बुला लिया जाए, सर हेनरी ने कहा। यस सर, हेनरी ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, टॉप सेक्शन तवील अरसा से ब्लू बॉक्स लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी करता चला रहा है, इसलिए वो ना सिर्फ माहौल से मानूस हो चुका है बल्कि उस माहौल के बारे में तमाम बारीकियां भी समझता है। फिर ए सेक्शन इन मामलात में पूरी तरह तरबियत याफ्ता भी है और तुम्हारे सेक्शन की ट्रेनिंग जनरल टाइप की है, इसलिए ये भी हो सकता है कि टास्क का ओवरऑल चार्ज तुम्हें दे दिया जाए, ताकि अव्वल तो तुम और तुम्हारा ए सेक्शन इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर दे। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सके और वो लोग ब्लू बॉक्स तक पहुँच जाए तो फिर टॉप सेक्शन उनका खात्मा कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम फौरी तौर पर अपने सेक्शन को लेकर टास्क पहुँच जाओ। तुम्हारा मिशन हर कीमत पर पाकिस्तानी एजेंटों को ब्लू बॉक्स लेबॉर्ट्री तक पहुँचने से रोकना और उन्हें हलाक करना है, सर हेनरी ने कहा। यस चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी। मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तानी एजेंटों के मुकाबिल आना था ताकि मैं उनका खात्मा कर सकूँ, क्योंकि ये बात मेरे नज़दीक यकीनी है कि उन्हें सिर्फ मैं और मेरा सेक्शन ही ख़त्म कर सकता है। अब आपने इजाज़त दे दी है तो अब मैं जल्द ही उनकी लाशें आपके सामने रख दूंगा, हेनरी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, सर हेनरी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद अफसरदगी के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि क्लिंग सेक्शन के हेडक्वार्टर और फिर सब हेडक्वार्टर की तबाही और ख़ास तौर पर ऑपरेशनल हेडक्वार्टर की तबाही, इन सब ने मिलकर और उसके हिसाब को हकीकत में झंझोड़ कर रख दिया था। लेकिन अब उसे इत्मीनान था कि ए सेक्शन और टॉप सेक्शन दोनों मिलकर उन खौफनाक पाकिस्तानी एजेंटों का बहरहाल खात्मा कर देंगे। टाक्स एक्रीमिया की एक दूर दराज रियासत थी जिसका पेशतर इलाका सहराई था, जबकि बाकी मैदानी इलाका बेहद जरखेज़ था। उस रियासत में चंद ही बड़े शहर थे, अलबत्ता छोटे छोटे कस्बे इस पूरी रियासत में फैले हुए थे। एक्रीमिया की बाकी रियासतों की निस्बत ये रियासत तरक्की के दौर में काफ़ी पीछे थी। टाक्सी नाम शहर इस रियासत का सबसे बड़ा गुंजान आबाद और तरबियत याफ्ता तरक्की याफ्ता शहर था। टाक्सी किसी शुमाल में तकरीबन 600 किलोमीटर तक फैला हुआ एक्रीमिया का सबसे बड़ा सहरा था, जिसे ग्रेसलैंड भी कहा जाता था। ग्राट इस सहरा का कदीमी नाम था। ग्राट में छोटे छोटे नहलुस्तानी कस्बे मौजूद थे। गो कदीम दौर में तो ये तरक्की याफ्ता ही रहे होंगे, लेकिन अब वहाँ तरक्की के काम हो रहे थे। उन नहलिस्तानों में बिजली पैदा करने वाले यूनिट मौजूद थे। सैटेलाइट फ़ोन्स भी वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ रहने वालों के पास सहरा में चलने वाली जदीद तरीन जीपें भी मौजूद थीं। उन जीपों को बनाने वाली कंपनी ने उन जीपों का नाम भी ग्राट ही रखा था, इसलिए उन्हें ग्राट जीपें कहा जाता था। आम एग्रीमेंट रवाज के मुताबिक जहाँ सड़कें तो नहीं बनाई गई थी, क्योंकि सहरा में चलने वाले रेत की तूफान ऐसी किसी सड़क का वजूद चंद घंटों से ज़्यादा कायम ना रहने देते थे। अलबत्ता जहाँ जगह जगह ऐसे निशानात ज़रूर कायम किए गए थे जो रास्तों की निशानदेही करते रहते थे। टैक्सी में सियाह सिर्फ उस सहरा को देखने और जहाँ सफ़र करने के लिए आते थे। यही वजह है कि यहाँ कई ऐसी टूरिस्ट कंपनियाँ थी जो जीपों और अगर सियाह फरमाश करते
तो ऊँटों पर उन्हें ज़हरा की सैर कराती थी और सियाह कई कई रोज़ उस सहरा में रहकर फितरत से करीब तर होकर दिन गुजारते थे। उसके साथ साथ टाक्सी के जुआ खाने भी इस रियासत में बेहद मशहूर थे और कहा जाता था कि टाक्सी में जुआ खेलने वाला गो जीत हार दोनों कैफियत से गुजरता था, लेकिन जब वो वापस जाता था तो बहरहाल आते वक्त से ज़्यादा दौलतमंद होता था। यही वजह थी कि यहाँ लोग बड़े शौक़ से जुआ खेलने आते थे। टाक्सी में एक गैंग बेहद मशहूर था। ज़्यादातर जुए खाने, क्लब और होटल उसी गैंग की मलकियत थे। उसे रेड कार्ड कहा जाता था। रेड कार्ड के लोग पूरे टाक्सी में फैले हुए थे। उनकी मखसूस निशानी गहरे सुरख रंग की टाई थी जिस पर सफ़ेद रंग का सितारा सा बना हुआ था, लेकिन ये लोग स्याहों की बेहद इज्जत करते थे। अलबत्ता जहाँ भी कोई झगड़ा होता या किसी से कोई ज्यादती होती तो रेड कार्ड ऐसे लोगों को इंतहाई बेदर्दी से हलाक कर देता था और उनकी लाशें कई कई रोज़ सड़कों पर पड़ी नज़र आती थी। लाश के सीने पर सुरख रंग का कार्ड प्रिंट कर दिया जाता था और जब तक रेड कार्ड की तरफ से इजाज़त ना मिलती पुलिस भी उन लाशों को वहां से हटाने की जुर्रात ना करती थी। रेड कार्ड का हेडक्वार्टर रेड कार्ड क्लब और कैसीनो में था। रेड कार्ड का चीफ आर्थर, जो प्रिंस आर्थर कहलाता था, इस रेड कार्ड होटल में ही बैठता था। आर्थर पहले एक्रीमिया की एक एजेंसी से मुतालिक था, लेकिन फिर उसने कहीं लंबा हाथ मारा और बेपनाह दौलत हासिल करके उसने एजेंसी छोड़ दी और फिर दारुल हुकूमत से दूर शहर टाक्सी में आ गया और जहां उसने क्लब और जुए खाने बना लिए। आहिस्ता आहिस्ता उसका ये कारोबार पूरे टाक्सी में फैलता चला गया। अब वो एक लिहाज से टाक्सी का बेताज बादशाह था। उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ दूसरों के लिए कानून का दर्जा हासिल कर जाता था। आर्थर बजाते खुद नरम रो और नरम गुफ्तगू करने वाला शख्स था, लेकिन उसकी इस नरमी के पीछे बेरहमी और बर्बरियत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो दूसरों को हलाक करने का हुक्म देते हुए एक लम्हे के लिए भी ना हिचकिचाता था। यही वजह थी उसके और अपने ग्रुप के लोग भी उससे इस कदर डरते थे जैसे वो मुजस्सिमे मौत हो। ये और बात है कि प्रिंस आर्थर सिर्फ गलती पर सज़ा दिया करता था और छोटी से छोटी गलती पर भी वो फौरी मौत की सज़ा दे दिया करता था। उसकी लुगत में सज़ा का मतलब ही मौत होता था। इस वक्त भी प्रिंस आर्थर अपने मखसूस ऑफिस में बैठा जाम में भरी हुई शराब की चुस्कियाँ ले रहा था कि मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी। प्रिंस आर्थर ने एक नज़र फ़ोन की तरफ देखा और फिर फ़ोन को जाम को मेज़ पर रखकर उसने हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, प्रिंस आर्थर ने नरम लहजे में कहा, रेड एजेंसी के मिस्टर हेनरी आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से मोदबाना निस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो प्रिंस आर्थर बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओ अच्छा, कराओ बात जल्दी, प्रिंस आर्थर ने चौंक कर कहा। चूँकि हेनरी उसका बेहद गहरा और बेतकल्लुफ़ दोस्त था, वो दोनों इकट्ठे ही एजेंसी में काम करते थे। फिर आर्थर एजेंसी छोड़कर यहाँ टाक्स आ गया था, जबकि हेनरी मुख्तलिफ एजेंसियों से होता हुआ अब रेड एजेंसी में था और उसके भी किसी सेक्शन का चीफ था। उनके दरमियान अब भी यहाँ से गहरे और बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुकात थे। हेलो, हेनरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद हेनरी की आवाज़ सुनाई दी। आर्थर बोल रहा हूँ डियर, आज कैसे हमारी किस्मत जाग पड़ी कि तुम्हें फ़ोन करने का ख्याल आ गया। आर्थर ने इंतहाई दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा, मैं अपने सेक्शन के साथ टाक्सी आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि पहले टाक्सी के प्रिंस से इजाज़त ले लूँ। दूसरी तरफ से हेनरी ने भी बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा तो आर्थर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगर किसी मिशन पर आ रहे हो तो फिर सेक्शन को साथ ले आना, बल्कि तुम चाहो तो अकेले आ जाओ, तुम्हारा मिशन मैं पूरा कर दूंगा, आर्थर ने कहा। इसीलिए तो फ़ोन किया है कि ये मिशन तुम्हारी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता, हेनरी ने कहा तो आर्थर बेइख्तियार चौंक पड़ा। अच्छा, ऐसा कौन सा मिशन है? आर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ मिशन है, हेनरी ने कहा। पाकिस्तान, ये तो एशिया का कोई पसमानदा सा मुल्क है, आर्थर ने मुंह बनाते हुए कहा और दूसरी तरफ से हेनरी बेइख्तियार हंस पड़ा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन उसकी सीक्रेट सर्विस पसमानदा नहीं है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस है और अब ये सर्विस टाक्सी पहुंचने वाली है या शायद पहुंच भी चुकी होगी, हेनरी ने कहा। हैरत है ये सब तुम कह रहे हो, तुम जो एक्रीमिया की ताकतवर तरीन रेड एजेंसी के सेक्शन इंचार्ज हो, आर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और इस ताकतवर एजेंसी के खिलाफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने मामूली सा काम किया जिसके नतीजे में वालिंगटन में क्लिंग सेक्शन का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। सब हेडक्वार्टर में क्लिंग सेक्शन का कत्लेआम कर दिया गया और फिर रेड एजेंसी का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, जिसे नाकाबिले तस्हीर समझा जाता था, बमों के धमाकों से तिनकों की तरह बिखर गया। और ये सब काम चंद घंटों के दरमियान हुआ, हेनरी ने जवाब दिया तो आर्थर की आंखें फैलती चली गईं। क्या वाकई? हैरत है, आर्थर ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मुझे यहाँ तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि टैक्सी में तुम्हारे आदमी जो कुछ कर सकते हैं वो मेरा सेक्शन नहीं कर सकता। और फिर मैंने बहरहाल इस सर्विस के आदमी को ट्रेस भी करना है और हलाक भी करना है।
ये मेरे लिए चैलेंज है और मैंने ये चैलेंज हर कीमत पर पूरा करना है, हेनरी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। ठीक है, आ जाओ फ़ौरन और बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हर सूरत में होगा, आर्थर ने जवाब देते हुए कहा। मुझे 2 रिहाइश गाहें चाहिए, एक अपने और एक अपने असिस्टेंट के लिए, और दूसरी सेक्शन के अफराद के लिए 3 कारें भी चाहिए। अगर तुम बंदोबस्त कर सकते हो तो ठीक, वरना किसी रियल एस्टेट कंपनी का फ़ोन नंबर बता दो, हेनरी ने कहा। 10 रिहाइश गाहें मिल सकती हैं तुम्हें। तुम्हारे सेक्शन के लिए रोजो रोड पर 11-1 की रिहाइश गाह बेहतरीन रहेगी। वहाँ 2 कारें भी मौजूद हैं, तुम्हारा नाम वहाँ लिया जाएगा तो वहाँ मौजूद मेरा आदमी रिहाइश गाह तुम्हारे हवाले कर देगा और खुद वहाँ से चला जाएगा, आर्थर ने कहा। ठीक है, और मेरे लिए, हेनरी ने कहा। कालास रोड पर एक रिहाइश गाह है, उसका नंबर 1-2 है, वहाँ भी 2 कारें मौजूद हैं, वहाँ नंबरों वाला लाख मौजूद है, उसकी नंबर भी वही है जो कोठी का नंबर है, आर्थर ने कहा। ओके ठीक है, मैं टैक्सी पहुंचकर फिर तुमसे रब्ता करूंगा, हेनरी ने कहा। जिस सर्विस के खिलाफ तुम काम कर रहे हो उसकी क्या तफसीलात हैं, आर्थर ने कहा। 2 औरतें और 4 मर्दों का ग्रुप है, वो मेकअप के मार्क्स में हैं, इसलिए हुलिये बताने की ज़रूरत नहीं। कागजात भी नकली हैं, उनके पास असल ही होंगे, इसलिए कागजात के ज़रिए उन्हें चेक नहीं किया जा सकता। सिर्फ कद्दोकामत की तफसीलात हैं, वो वहीं आकर बताऊंगा, हेनरी ने कहा। उनका यहाँ मिशन क्या है, आर्थर ने पूछा। रियासत टाक्स में एक्रीमिया की एक बहुत बड़ी और अहम लेबॉर्ट्री है जिसे ब्लू बॉक्स लेबॉर्ट्री कहा जाता है। वहाँ पाकिशा से मिसाइल का एक पुर्जा चोरी कराकर भिजवाया गया है और उस पुर्जे के मौजूद साइंसदान डॉक्टर शुजात अली को भी अगवा करके वहाँ भिजवाया गया है। पाकिशा सीक्रेट सर्विस उस पुर्जे और साइंसदान को वापस हासिल करने के लिए शहर टाक्सी पहुँच रही है, हेनरी ने जवाब दिया। ये लेबॉर्ट्री कहाँ है, मैंने तो आज तक उसके बारे में नहीं सुना, आर्थर ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि रियासत टाक्स में है, हेनरी ने जवाब दिया। अच्छा, मैं मालूम कर लूँगा, तुम आ जाओ, वैसे मैं अपने आदमी को कह देता हूँ कि वो 6 अफराद के ग्रुप को चेक करें, आर्थर ने जवाब दिया। और दूसरी तरफ से ओके के अल्फाज सुनकर उसने ग्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसके बाद उसने यके बाद दीगरे बटन प्रेस करने शुरू कर दिए ताकि उस ग्रुप की चेकिंग के साथ साथ वो उन कोठियों के बारे में अपने आदमी को हिदायत दे सके। वेलिंगटन से टाक्स रियासत पहुंचने के लिए अगर बस का सफ़र किया जाता तो इस सफ़र में कई रोज़ लग सकते थे, जबकि हवाई जहाज़ के ज़रिए ये सफ़र चंद घंटों का था। लेकिन इमरान ने वेलिंगटन से बराह रास्त टाक्स जाने की बजाय टाक्स रियासत की सरहद पर वाक़या एक शहर गोरनी के लिए टिकटें खरीदी थीं, इसलिए वो सब वेलिंगटन से फ़्लाइट के ज़रिए गोरनी पहुँच गए थे। गोरनी रियासत वारजान का शहर था और गोरनी से आगे रियासत टाक्स की सरहदें शुरू हो जाती थीं, जिसका दारुल हुकूमत टाक्स ही कहलाता था। गोरनी से टाक्सी तक भी लोकल फ़्लाइट जाती थी और ये सफ़र सिर्फ 1.5 घंटे का था, लेकिन गोरनी से टाक्सी तक का सफ़र बस का सफ़र 6.5 घंटों में तय होता था। इमरान के साथ ही इस वक्त गोरनी के एक होटल के कमरे में बैठे हार्ड काफ़ी पीने में मसरूफ़ थे, जबकि इमरान उन्हें छोड़कर चला गया था। फिर तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका था और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी। इमरान साहब इस मुकम्मल अजनबी इलाके में कहाँ गए होंगे, सालिया ने कहा। मिशन के सिलसिले में कोई ना कोई इंतज़ाम करने गया होगा, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। इंतज़ाम नहीं मिस जूलिया, इमरान साहब मालूमात हासिल करने गए होंगे, सफदर ने कहा। मालूमात? किस टाइप की मालूमात, साले ने चौंक कर पूछा। जिस लेबॉर्ट्री पर रेड करना है वो लेबॉर्ट्री अब सड़क के किनारे तो नहीं बनी हुई होगी और ना ही उस पर उसके नाम का बोर्ड लगा होगा, इसलिए जब तक इस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात मिल ना जाए इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। मुझ पर तंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि लेबॉर्ट्री खुफिया होती है, लेकिन जहाँ की बजाय टाक्सी जाकर ज़्यादा बेहतर अंदाज में मालूमात हासिल की जा सकती थी, ऐसी खुफिया लेबॉर्ट्रियों के बारे में इस इलाके के लोग बहुत कम जानते हैं। तो इस कदर दूर दूसरी रियासत के लोग इस बारे में क्या बता सकेंगे, सालिया ने मुँह बनाते हुए उसीले लहजे में कहा। मिस सालिया, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपसे ज़्यादा तवील अरसे से इमरान साहब के साथ काम कर रहे हैं। इमरान साहब का अपना एक अंदाज़ है। आपकी बात दुरुस्त है कि लेबॉर्ट्री के बारे में जो मालूमात टैक्सी में मिल सकती हैं वो यहाँ नहीं, लेकिन ये बात कैसे मालूम होगी कि टैक्सी में हमारे खिलाफ क्या जाल बनाया जा चुका है? ऐसा जाल कि हम टैक्सी पहुँचने ही के बाद फलों की तरह उनकी झोली में जा गिरें। इस बार कैप्टन शील ने कहा। वो तो इमरान साहब इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने गए हैं, लेकिन ऐसी मालूमात उन्हें इस अजनबी इलाके में कौन दे सकता है, साले ने चूम कर कहा। इमरान के लिए कोई इलाका अजनबी नहीं होता, इसका कोई ना कोई दोस्त हर इलाके में मौजूद होता है। दूसरी बात ये कि वेलिंगटन में बहरहाल लोगों से उसके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उसने लाजमन जहाँ के लिए या टैक्सी के लिए वहाँ से कोई ना कोई टिप हासिल की होगी, जूलिया ने जवाब दिया। असल बात यह है कि सारे काम इमरान खुद करता है और हमें उसने बस दम छले बना कर रखा हुआ है। तनवीर ने जो अब तक खामोश बैठा हुआ था मुँह बनाते हुए कहा। यह बात नहीं है तनवीर,
जहां ज़रूरत होती है इमरान साहब हमें आगे बढ़ा देते हैं, जैसे कि तुमने क्लिंग सेक्शन के हेडक्वार्टर में कार्रवाई की और उसके सब हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया। लेकिन असल बात यह है कि शतरंज खेलने वाला लीडर होता है, हम लोग सिर्फ मोहरे होते हैं और ये इमरान साहब की मेहरबानी है कि वो एक मोहरे की भी मात नहीं होने देते और बाजी भी जीत जाते हैं। सफदर ने जवाब देते हुए कहा और फिर उससे पहले कि सफदर की बात का कोई जवाब देता कमरे का दरवाज़ा खुला और इमरान इस अंदाज में अंदर दाखिल हुआ कि वो सब बेएहतियात चौंक पड़े। क्या हुआ तुम्हें? जूलिया ने चौंक कर और इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और इस तरह कुर्सी पर ढेर हो गया जैसे सैकड़ों मीलों पर पैदल चलता हुआ आया हो और अब उसे बैठने का मौका मिला हो। उसका चेहरा लटका हुआ था, आंखों में वीरानी थी। उसे देखकर यूं लगता था जैसे कोई जुआरी अपनी ज़िंदगी की आखिरी पूंजी तक हार आया हो। क्या नहीं हुआ बताओ, ये तुम्हारी हालत क्यों हो रही है ऐसी? जूलिया ने पहले से भी ज़्यादा तशवीश भरे लहजे में कहा। हुआ तो कुछ नहीं, अलबत्ता होने वाला है, इमरान ने उसी लहजे में कहा। तो इस बार जूलिया के साथ साथ बाकी सब साथी भी चौंक पड़े। क्या होने वाला है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे इस्तकबाल के लिए रेड एजेंसी का सेक्शन ए टैक्सी पहुंच चुका है। उसके साथ साथ टैक्सी में एक गैंग है जिसे रेड गार्ड कहा जाता है, वो भी सेक्शन ए से मिलकर हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर क्या हुआ? क्या पहली बार हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है कि तुम इस कदर शिकस्ता और निढाल नजर आ रहे हो? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी सारी थकावट की वजह सेक्शन ए या गैंग नहीं है, कुछ और है। इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। कुछ और? क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ब्लू हॉक्स नामी लिबार्ट्री कहाँ है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, मैंने टैक्सी का नक्शा देखा है, उसका खास पॉइंट वो सहरा है जो शहर टैक्सी से मुल्हका है और जहाँ सियाह वगैरह जाते रहते हैं। लाजमन ये लिबार्ट्री उस सहरा में ही होगी, कैप्टन शील ने कहा। हाँ, आम हालात में तो यही सोचा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर भी उस लिबार्ट्री को ट्रेस तो करना है। सहरा तो सैकड़ों मीलों में फैला हुआ है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस बारे में मालूमात वहाँ टैक्सी से ही मिल सकती हैं, यहाँ से तो नहीं मिल सकती। साले ने कहा। वो शायद अभी अपनी सोच पर अड़ी हुई थी। वेलिंगटन से मैंने इस बारे में टिप हासिल करने की कोशिश की तो वहाँ की बजाय जहाँ की एक टिप मुझे मिल गई है। वैसे अभी मुझे अंदाज़ा था कि ऑपरेशनल हेडक्वार्टर की तबाही की वजह से इस बार उन्होंने हमें घेरने के लिए इंतहाई आला पैमाने पर इंतजाम किए होंगे और उन्हें यह भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑपरेशनल हेडक्वार्टर का मर्फी चूंकि ये बात जानता था कि एमएम पुरजा और डॉक्टर शुजात अली दोनों को ब्लू हॉक्स भिजवाया गया है, इसलिए उसका इल्म हमें भी हो गया होगा। इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपकी बात दुरुस्त है। जब तक हमें टारगेट का हतमी तौर पर इल्म ना हो जाए, हम वैसे तो इधर उधर टकरे मारने से रहे और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा मामलात हमारे खिलाफ होते जाएंगे, क्योंकि साइंसदान शुजात अली उनके हाथों में है। आज नहीं तो कल वो उससे इस पुर्जे के बारे में सब कुछ मालूम करके उसे हलाक कर देंगे और हो सकता है कि वो पुर्जा भी कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। हम कहाँ कहाँ उसके पीछे मारे मारे फिरते रहेंगे, कैप्टन शील ने कहा। इसीलिए तो भाग दौड़ करके थक गया हूँ। इमरान ने उसकी इतनी लंबी तकरीर के जवाब में मुख्तसर सा फिक्रा कहा तो कैप्टन शील ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। कैप्टन शील दुरुस्त कह रहा है, हमें इस सिलसिले में जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके काम सर अंजाम देना चाहिए। जूलिया ने कैप्टन शील की हिमायत करते हुए कहा। मुझे भी मालूम है कि कैप्टन शील दुरुस्त कह रहा है, लेकिन टारगेट को ट्रेस करना इतना आसान नहीं जितना समझ लिया जाता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, उस लिबार्ट्री को सप्लाई टैक्सी से ही की जाती होगी। अगर सप्लाई करने वाले के बारे में मालूम हो जाए तो लिबार्ट्री को ट्रेस किया जा सकता है। सालिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। सप्लाई उस रेड गार्ड के चीफ प्रिंस आर्थर के जरिए की जाती है, लेकिन कौन ले जाता था और किस तरह जाती थी और कहाँ जाती थी, इसका इल्म सिर्फ प्रिंस आर्थर को ही हो सकता है। तनवीर ने चौंक कर कहा। सारी टैक्सी को मालूम है कि वो रेड गार्ड नामी क्लब में बैठता है, ट्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं। इमरान ने जवाब दिया। तो फिर किस बात का इंतज़ार है तुम्हें? तनवीर ने उसी लहजे में कहा। प्रिंस आर्थर तक पहुंचना इतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारी चीफ एक्स2 तक पहुंचना। जिसे वो खसूसी इजाज़त दे उसे भी रेड गार्ड आपके किसी खास कमरे में ले जाया जाता है और फिर वहाँ उसे बेहोश कर से प्रिंस आर्थर तक पहुँचाया जाता है और वहाँ उसे होश में लाकर उससे मुलाकात होती है। वापसी भी इसी तरह होती है। इमरान ने कहा। हैरत है कि काम मुसलसल कैसे होता होगा। सफदर ने कहा। मुसलसल होता ही नहीं, साल में एक आध बार ही कोई खुशकिस्मत उससे ज़ाती मुलाकात करता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उससे फ़ोन पर रब्ता नहीं हो सकता। जूलिया ने कहा। हो सकता है, जहाँ से भी हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि फ़ोन करने वाला चाहे पब्लिक फ़ोन बूथ से या फिर फ़ोन करे या फिर उसे ट्रेस करे, बशर्ते कि वो फ़ोन टैक्सी से ना करे। टैक्सी से बाहर का फ़ोन सिवाय खास आदमियों के वो अटेंड ही नहीं करता।
इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ये तो बड़ा पुरस्कार किरदार बना हुआ है। जूलिया ने कहा और इमरान ने इस बार उसे जवाब देने की बजाय सिर्फ असबात में सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। तो अब आपने क्या प्लान बनाया है इमरान साहब? सफदर ने कहा, हमने मिशन मुकम्मल करना है और क्या प्लान हो सकता है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और वेटर काफ़ी के बर्तन ट्रे में रखे अंदर दाखिल हुआ। उसने काफ़ी के बर्तन मेज़ पर रखे और पहले से मौजूद बर्तन उठाकर वापस चला गया। इमरान ने काफ़ी बनाई और इस तरह इत्मीनान से सिप करने लगा जैसे वेलिंगटन से यहाँ तक का सफ़र उसने सिर्फ काफ़ी पीने के लिए ही किया हो। मेरा ख्याल है कि हमें हर सूरत में उस प्रिंस आर्थर को फ़ोन करना होगा, वरना हम इस तरह अंधेरे में टामक टोलियाँ मारते जाएंगे, सफदर ने कहा। ये टामक टोलियाँ क्या होती हैं? मुझे आज तक इस लफ्ज़ की समझ नहीं आई। अंधेरे में टामक टोलियाँ मारना, तो क्या रोशनी में टामक टोलियाँ नहीं मारी जा सकती? इमरान ने कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े।